अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ खालिद रिज़वी। आज मेरा मौजू है रेमन डेविस वर्सेस इमरान खान। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में जिस तरह से आग और खून की होली खेली गई है और अहम तनसीबात से लेके हर तरफ लूट मार हुआ है, यानी मुल्क जो है वो इंतहा दर्जे के अनारकी, केओस और वायलेंस का शिकार रहा है। और आज हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान, जिनके सपोर्ट में ये सब कुछ हो रहा था, जिस रद्द-ए-अमल में उनके गिरफ़्तार होने पे उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये ख़बर आई है कि दोनों तरफ से रिलीफ़ मिल गया और उनको हर तरह की यानी प्रोटेक्शन हासिल है। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान इस वक्त किधर जा रहा है? और तो उस पर मुझे एक शेर याद आता है, ये फैज़ अहमद फैज़ का है, और सुबह आज़ादी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है। अब मैं आता हूँ कि आखिर मैंने रेमन डेविस का नाम आज क्यों लिया। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था इमरान खान वर्सेस अल्ताफ़ हुसैन, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को भी पीछे छोड़ चुके हैं इमरान खान। और जहाँ तक रही बात दूसरे सियासतदान नवाज़ शरीफ तो इस मामले में उसकी कोई हैसियत न थी कि उसकी बीवी वहाँ मर रही है, उसको इजाज़त उसकी भी न मिली, वेंटिलेटर पे थी, बेटी भी जेल में रही। पूरी नून लीग तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन वो तो मौत ही आधा हो गया था बंदा, लेकिन उसको किसी किस्म की सहूलत नहीं मिली। अब ये सवाल ये कि ये इतना आगे, यानी अब इनका मुआवजा उन सब से हम नहीं कर सकते। इनका मुआवजा मुझे लगता है, जो मैं अपनी सोच और अपनी तहकीक और अपने हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ये सब कुछ करता हूँ, सिर्फ प्रोपेगेंडा या ये ख़बरें जो प्रोपेगेंडा बेस या एजेंडा बेस होती हैं उनकी बुनियाद पे नहीं है। अगर आप किताब पढ़ें रेमन डेविस की, जो कि दी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है, और रेमन डेविस वो शख्स है जो कि जिस वक्त के ये कियानी फ़ौज में ये थे चीफ़, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जनरल पाशा थे, और उस वक्त हमारे जनरल मुशर्रफ मुल्क को 9/11 के बाद से, यानी ये जो है उन्होंने आग में झोंका हुआ था, और उस वक्त सारे यानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो जगह जगह धमाके हो रहे थे, और उसमें ये जो ऑपरेशंस होते हैं, ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इनका, वो हो रहा था। और इसमें जो रेमन डेविस है, इसने दिन दहाड़े 3 आदमियों का गाड़ी रोक के कत्ल कर दिया, गोली मारा। उसकी तस्वीरें भी ली क्योंकि उनको इससे पेमेंट उसी से होती है, और उसमें एक ISI का आदमी भी था। और फिर उसके पर जब केस चलता है कोर्ट रूम के अंदर, तो ये प्रेशर आता है अमेरिका का, बराक ओबामा की तरफ से आता है कि इसको आप इम्यूनिटी दें और वापस छोड़ें। लेकिन जिन फैमिलीज़ के ये लोग ये सब थे, उनका वो रोना धोना जो भी था वो इंसाफ के लिए था, वो इंसाफ चाहते थे। उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब भी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे ये, और उन्होंने दियत का रास्ता इख्तियार किया कि किसी तरीके से रेमन डेविस को छोड़ना है। मरहूमा फौजिया वहाँ भी कन्विंस करने में अवाम को लगी रहती थी कि भाई हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी, हमारा सब कुछ होएगा, सिर्फ इसमें हमें रिहा करना है उनको। एनी हाउ वो कोर्ट में जब केस चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें खुलने लगीं कि बहुत सारी दहशतगर्दी में वो उनका एक काम था जो वो अंजाम दे रहे थे। जनरल पाशा कोर्ट रूम में उनको बचाते हुए, और जनाब उनको यानी जब तक वो 2, 3, 4, 5 दिन जो जेल में रहा, तो इनके पैर थरथरा रहे थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, इसलिए कि कई जगह मज़ीद इनके दफातर पे धमाके शुरू हो गए।
तो उन्होंने फिर, जैसा मैं अक्सर उस वक्त कहा करता था कि भाई चॉकलेट खिला के इनको वापस भेजा गया है। तो ये सूरत हाल तकरीबन तो ये हमारे मुल्क की, यानी जिसे कहते हैं सोवरेनिटी का हाल इस मुल्क का ये है। अब इसी को अगर हम सामने रखते हैं तो इमरान ख़ान जो हैं, अगर उनका मुआवजा किसी तरह से अब कर सकते हैं हम, तो ये रेमंड डेविस ही की तरह हैं। कल भी आप देखें कि यूरोप हो, अमेरिका हो, और सब उनके सपोर्ट में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। और साथ साथ उनके नाम नहाद कह लें, जैक हैं, जैक की भी पीछे से उनके खैरियत दरियाफ़्त हुई है और उनके मुतालिक यानी बड़े अच्छे वेल विशेज़ वाले अल्फाज आना शुरू हो गए। तो हमारे अदालत क्या करेगी इसके अंदर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? तो इनके पास ये जो ताकत लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ी इस वजह कर, ये वैसे तो ये मुल्क इसी तरह चलता रहा है हमेशा। तो जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि पाकिस्तान बन तो रहा है लेकिन इसका एक हिस्सा जो है वो 25 साल के अंदर अलहदा हो जाएगा। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। और फिर उन्होंने ये बताया था बाकी बचा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी साजिशों का गढ़ रहेगा। ये भी नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हमने जो 22 साल, या इन्होंने इमरान ख़ान कहते थे कि हमने जद्दोजहद की है, यहाँ ऊपर आने के लिए जद्दोजहद के लिए दो ही चीज़ें हैं, या तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो या बाहर की इस्टेब्लिशमेंट हो, बैनुल-अक़वामी हो। तब आप इस मुल्क के अंदर बड़े से बड़े ओहदे और हर चीज़ से आप इम्यून होंगे, कुछ नहीं हो सकता आपको। वही देखें बलूचिस्तान में मौलाना एक साहब हैं जो कि बलोच की आज़ादी के लिए और उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो मछेरे बेचारे थे, तो उनका कौन सा इंसाफ मिलता, उनको भी जहाँ से चाह उठा लिया गया। तो इंसाफ तो ऐसी फजूल बातें हैं। अब रही बात कि हम आगे चलते हैं कि सूरत हाल है क्या वजह है कि इमरान ख़ान जो हैं, मेरे ख़्याल जो मैंने अब तक तज़िया आयशा सिद्दीक़ा, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, मिलिट्री इंक भी लिखी है और एक और किताब भी लिखी, कल उनका तज़िया हमने सुना है। वो ये कहती हैं कि अभी तक जो है जनरल आसिम के कदम जो हैं वो मज़बूत नहीं हैं। इसकी वजह कि एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो पुरानी जो चली आ रही है वो फेवर में है इमरान ख़ान के। और ये भी ख़बर है कि कोर कमांडर जो लाहौर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो इनके कदम मज़बूत नहीं हुए हैं जनरल आसिम के। अगर इनके फुट मज़बूत हों तब, तो इस वजह कर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फ़ौज का एक बड़ा ताकतवर हिस्सा उनके साथ है इमरान ख़ान के। और दूसरा जो है वो बैनुल-अक़वामी, तो पता ही है कि इनकी जड़ें कहाँ जाके मिलती हैं, तो लंदन में मिलती हैं, और उसके अलावा इनकी पूरी फैमिली वहीं है, फिर उनकी तबकी भी वहाँ से। तो यहाँ वाले हमारे तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही उनसे घबरा जाती है। तो ये सारी वजूहात है कि इतने सहूलतकारी या इतना रिलीफ़ इनको क्यों मिल रहा है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये सारे हक़ाइक़ हैं। अगर हम इसको सामने रखें तो हमें पता लग जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन।